नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आज सबसे पहले राहत देने वाली खबर, 44 दिन के बाद कोरोना के नए केसेस सबसे कम आए हैं और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है खबर, क्योंकि 20 दिन से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और 44 दिन के बाद देश में कोरोना के केसेस सबसे कम रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,86,000 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार घट रही है, तो वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां भी मामले घटे हैं। 24 घंटे में 1072 नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा राजधानी में अब भी 100 से ज्यादा है। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 44 दिन बाद सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ऐसे में उम्मीद जरूर यह खबर देती है, राहत जरूर यह खबर देती है, लेकिन 1 जून से क्या अनलॉक को लेकर हम अब आगे डेवलपमेंट्स देख सकते हैं? किस तरह की सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, और लगभग पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह से बाजार बंद हैं। दिल्ली में तमाम उद्योग हैं वो भी बंद हैं। तो जब आज की तारीख में एक तो पूरे देश के मामले 2 लाख से कम आए हैं, दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 1.5% रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर हम सकारात्मक डेवलपमेंट कहें तो वो दिखाई पड़ता है। और इसी की पृष्ठभूमि में आज एक महत्वपूर्ण बैठक है उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में 11:30 बजे, जहां पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी बैठक ये होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, साथ ही साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के चेयरमैन, ये तमाम लोग एक साथ बैठेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि आखिरकार आगे की क्या कुछ रूपरेखा तय की जाए। क्योंकि 31 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन है। उसके बाद पहले ही संकेत दे चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन वो किस हद तक छूट होगी, क्या कुछ होगा आगे, खासतौर पर वैक्सीनेशन के जो इंतजाम है वो किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा है। और हम कहें कि सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा कि आज की बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है। अगर कुछ छूट तो दी जाएगी, ये तो तय है, लेकिन कितनी छूट दी जाएगी, किन किन को छूट दी जाएगी, क्या बाजार खुलेंगे तो उनका वक्त क्या रहेगा, अगर इंडस्ट्री खुलते हैं, उद्योग खुलते हैं तो उसमें कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा और आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार। रुक करते हैं मुंबई का भी। पंकज वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, देखिए, महाराष्ट्र अभी भी उन राज्यों में शामिल है दक्षिण भारत के साथ जहां पर केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। 21,000 प्लस केसेस अभी भी सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। लेकिन अगर ओवरऑल देश की स्थिति पर नजर डालें तो केसेस कम हुए हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र में अब किस तरह के कदम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर 12th के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स को लेकर इस वक्त सवाल बना हुआ है? मीनाक्षी, पहले मुंबई की बात करें तो कोविड की स्थिति मुंबई में थोड़ी अच्छी होती नजर जरूर आ रही है। रिकवरी रेट अब 94% हो गया है, डबलिंग रेट 351 दिन हो गया है, कंटेनमेंट जोन अब 50 से नीचे हैं, एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स अब 200 से नीचे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस अभी भी 28,000 से ऊपर हैं। अब क्योंकि आंकड़ा अच्छा हो रहा है, यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल ये इशारा दिया था कि शायद वो तमाम जिले, जिसमें मुंबई भी शामिल है, जहां पर केसेस कम हो रहे हैं या स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जा सकता है। लेकिन कितना ईज किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। उद्धव ठाकरे के लिए एक अब बड़ी चुनौती है कि वो कैसा फैसला लेंगे, क्योंकि तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है एक ऐसे समय में जब केसेस कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव पे जोर दिया जा रहा है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लोकल ट्रेन्स को इस वक्त खोलना तो घातक साबित हो सकता है। तमाम रेस्टोरेंट्स को, मॉल्स को, वेडिंग हॉल्स को, जिम्स को खोलना भी इस वक्त घातक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग डिपेंडेंट हैं।
साथ ही साथ अगर राज्य की बात करूं तो 3 लाख से ऊपर आज भी एक्टिव केसेस हैं। 21 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जहां जहां केसेस कम हो रहे हैं वहां पर ढिलाई दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगी देखना और संभल कर यह फैसला लेना कि आखिर जो अनलॉक किया जाए वो कैसे और कहां और कितना किया जाए। केसेस बेशक जिस बात का जिक्र देखिए पंकज आप कर रहे हैं कम होते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सजग रहने की जरूरत है ताकि जो स्थिति काबू में आती दिख रही है वो फिर हाथ से ना निकल जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए। तो कोरोना के कुछ केसेस जो जिस तरह से कम हो रहे हैं वो राहत जरूर देते हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत से दिल्ली से लेकर कई राज्य परेशान हैं। कई वैक्सीन सेंटर्स काफी दिन से बंद पड़े हैं। वैक्सीन की कमी पर हर राज्य इस वक्त केंद्र से गुहार लगा रहा है। ग्लोबल टेंडर के हद तक मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्लोबल टेंडर में फाइजर है, जॉनसन है या हमारा जो एस्ट्राजेनिका है, यह सभी लोगों ने हिस्सा लिया है, लेकिन उसमें कई क्वेरीज है। जैसा कि कुछ लोगों ने क्या रेट में लिखा है खरीदी हम बेचेंगे उसके बारे में स्पष्टता नहीं है। दूसरा यह भी है कि शेड्यूल हम किस तरह से कौन से महीने में कितना हम देंगे उसके बारे में लिखा नहीं है। तो ये सभी बातें जो है हम उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ये मांग है। 3 करोड़ 25 लाख बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.25-7 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में? पूरे देश की कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए, हमारे यहाँ भी इसी ग्लोबल टेंडर खुला, ग्लोबल टेंडर में गए कि पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ग्लोबल टेंडर में जाएं। इसमें कोई विवाद नहीं है और उपलब्धता तो बस वही है कि ऊंट के मुंह में जीरा। उपलब्धता यही है कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5 लाख के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। और दूसरा है कि अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? 400 सेंटर यूथ के लिए जो थे वो बंद हो गए हैं, क्या आगे कुछ बात हो रही है? कब तक वैक्सीनेशन? देखिए यूथ के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए। जितनी वैक्सीन हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई हमको मिल नहीं रही, ਜਿਹੜੀ कि बहुत ही इस वे चिंता का विषय है। असी तकरीबन रोज़ हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो सानू जिन्नी मिलती है वो असी 12-1 बजे तक सारे पंजाब के लाने, उस तो बाद फिर खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 46-47 लाख लोग कोई नहीं है पंजाब में बिल्कुल भी। वेस्टेज देखो 1-10% तो हो जाती है, 10% तो खुद कहने ने। राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा? माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। और अब बात 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर छिड़े घमासान की। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मौजूदा हालात में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। परीक्षा टालने से परिणाम देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसीलिए परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई और तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। 300 से ज्यादा छात्रों ने भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को परीक्षा के फिजिकल संचालन के प्रस्ताव को रद्द करने और पिछले साल की तरह एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना देने के लिए चिट्ठी लिखी है। अनीशा माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, ये 300 छात्रों ने जिस तरह की अर्जी चीफ जस्टिस के सामने लगाई है उसमें उनके मुद्दे और दलीलें एक तरफ, लेकिन अगर 44 दिन में जिस तरह से सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो यकीनन ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। देखिए नेहा, बहुत सारे मीनाक्षी बोल रही हूँ अनीशा स्टूडियो से।
बहुत सारी याचिकाएं हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है इस इशू पर। एक सुप्रीम कोर्ट की वकील की याचिका है, एक तरफ ये छात्रों की रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी तरफ कुछ टीचर्स की तरफ से ये याचिका भी लगाई गई है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो आगे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर ये सवाल उठेगा कि उनके मार्क्स किस तरह से दिए गए, और क्योंकि 12वीं का एग्जाम जो है आगे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की एप्लीकेशंस के लिए, बाहर कहीं पढ़ने जाने की एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। तो छात्रों का इस वक्त किस तरह से उनका फ्यूचर मैनेज होगा। अब ये सभी बातें जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर की पीठ के सामने सुनी जाएंगी। सरकार की तरफ से भी जवाब या कुछ दलीलें रखी जा सकती हैं, क्योंकि सरकार ने याद रखिएगा नेहा अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो 12वीं की परीक्षा का क्या करेंगे। पिछले साल ऑफ कोर्स परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इतनी ज्यादा केसेस बढ़े जा रहे थे, लॉकडाउन में थे हम जी। मीनाक्षी, शुक्रिया अनीशा इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। बात रेसलर सुशील केस की। सागर हत्याकांड में वारदात का वीडियो आया है जिसमें सुशील कुमार नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार साथी पहलवान सागर धनकर के मर्डर केस में गिरफ्तार हुए हैं और इस मामले में आपको अपडेट ये बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोर को भी गिरफ्तार किया है। छत्रसाल स्टेडियम केस में पुलिस को रोहित की तलाश थी और इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दो बार के ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार के सिर पर किस कदर खून सवार हो गया था, ये वीडियो उसका सबूत है। यही वीडियो सुशील कुमार पर पुलिस के कसते शिकंजे का सबसे बड़ा औजार भी है। 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक खिलाड़ी कैसे अपराधी बन गया, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान जब उन्हें ये वीडियो दिखाया तो सुशील कुमार सन्न रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वारदात के दौरान बनाया गया ये वीडियो पुलिस के हाथ लग चुका है। सुशील कुमार तो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। जमीन पर गिरा शख्स जिसे सुशील कुमार पीटते दिख रहे हैं वही सागर धनखड़ है, जिसने इस पिटाई के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार को नीरज बवाना गैंग के सदस्यों के साथ बिठाकर भी पूछताछ की। वीडियो के जरिए वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान की गई। सुशील कुमार के 2 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इन तस्वीरों में उस रात मचे कोहराम में हथियारों की मौजूदगी के भी साफ साफ सबूत है। गौर से देखिए यहाँ कैसे एक शख्स खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, इसी जगह थोड़ी दूर पर ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखाई दे रहा है। वहां भी एक नौजवान पीठ के बल जमीन पर पड़ा है, जबकि कुछ और लोग उसे घेर कर उस पर भी लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो सोनू महाल हो सकता है। पास ही एक होंडा सिटी कार भी खड़ी है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बताते हैं कि सुशील कुमार उस रात इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा करके ले आया था। आज तक ब्यूरो। बढ़ते आगे, रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जाएंगे अहम दौरे पर। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा निकल चुके हैं। वो पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के साथ 2:30 से 3 बजे के बीच रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। इस साल पीएम मोदी और ममता बनर्जी की आमने सामने की ये पहली बैठक होगी। रिव्यू मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकोंडा एयरफोर्स बेस पर होगी।
खास बात यह है कि पीएम मोदी तो हवाई सर्वे करेंगे ही, ममता बनर्जी भी 3 हवाई सर्वे आज करेंगी। हिमांशु मिश्रा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है? देखिए, अब से कुछ देर में जो है 11:15 बजे के लगभग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे, वहां पे रिव्यू मीटिंग करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक होंगे और उसके बाद वो एरियल सर्वे करेंगे और वहां से सीधा जो है कालीकुंडा जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी रहेंगी, वहां के राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ रहेंगे और वहां पर पूरी रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद एरियल जो है सर्वे प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और इन दोनों एरियल सर्वे के दोनों प्रदेशों के बाद जो है वहां ये घोषणा की जाएगी क्या राहत पैकेज जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद मीनाक्षी ये पहली मुलाकात होगी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। ये जरूर है कि इस वक्त जिस तरीके से यास साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ है बंगाल को, उसको लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन ये जरूर है कि जब दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होगी और राजनीतिक बात होगी तो क्या बात होगी और क्या निकल कर आएगा ये इस रिव्यू बैठक के बाद जरूर पता चलेगा। और अब बात कोरोना काल में हरिद्वार में हुए महाकुंभ पर उठे सवालों पर। क्या महाकुंभ के आयोजन से देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला? एक नई रिपोर्ट देखकर आपको पूरा सच पता चल जाएगा। महाकुंभ के दौरान हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर धार्मिक आयोजन की टाइमिंग पर तमाम सवाल उठे। कुंभ को लेकर अपने अपने दावे और अपना अपना पक्ष है। कुंभ से कोरोना को जोड़ने वालों को जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बड़ा संदेश दिया है। कुंभ के जितने स्नान हुए उनमें भारी भीड़ नहीं आई। मैंने अनेक कुंभ देखे हैं और वहां नरमुंडों के झुंड देखे हैं। इस प्रकार की भीड़ इस बार हरिद्वार में नहीं थी। यहाँ के प्राय सारे घाट खाली रहे। कुंभ का स्नान केवल हर की पैड़ी तक ही सीमित रहा और उसमें विशेषकर सन्यासी और कुछ भक्ति स्नान कर सके। होटल खाली रहे, धर्मशालाओं के भी कमरे बहुत से खाली थे। स्वामी अवधेशानंद गिरी का आरोप है कि कुंभ के बहाने सनातन धर्म पर निशाना साधा गया। दावे के मुताबिक श्रद्धालुओं की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और बताया गया। एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग वो इस प्रकार का माहौल पैदा करके कि कुंभ के कारण कोरोना की स्थितियां बढ़ी हैं, वो निश्चित तौर पर इस सनातन परंपरावादियों के लिए एक बड़ा कुठाराघात है। हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन परंपरावादियों को निश्चित तौर पर एक दुख पहुंचाने वाला कार्य है। मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया कि करीब 50 लाख श्रद्धालु कुंभ के मेले में पहुंचे, लेकिन स्थानीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक इतने तीर्थयात्री नहीं आए। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग ने 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या बताई है काफी कम है। चाहे हमारे बस अड्डे हों चाहे घाट हों, बहुत कम नंबर्स वहाँ पे थे और ये सभी की देखने की बात है। इसमें नथिंग टू हाइड, ये सब लोग इसे देख सकते हैं। सेकेंडली, जो आए भी हैं उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य था। कुंभ के दौरान हरिद्वार के पार्किंग के आंकड़े बताते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही आए। वहीं हरिद्वार के लोग और धर्मशालाएं भी महाकुंभ के दौरान खाली थे। कुंभ मेले में हम लोगों को उम्मीद थी कि श्रद्धालु आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से कोविड के चलते हुए हमारे बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो सरकार से भी हमारी उम्मीद थी, उत्तराखंड की सरकार से, कि कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुंभ वगैरह में भी कुछ उम्मीद थी लेकिन उसमें भी कुछ उम्मीद नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, 1-2 ही रूम लग रहे हैं, हमारी सैलरी भी नहीं निकल पा रही है। और तो और सरकारी सूत्र ये भी बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान जो मोबाइल टावर से मिली लोकेशन भी बताती है कि श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। 14 अप्रैल को शाही स्नान के दिन मोबाइल टावर पर 51,048 नंबर दिखे। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मोबाइल टावर पर 1,17,128 नंबर दिखे। बीजेपी भी मानती है कि महाकुंभ को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार मानना गलत है। कुंभ को निशाना बनाना ये उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हर पक्ष का हर समय निंदा करते रहे हैं। कुंभ के होने से कोरोना फैला है। यदि ऐसा होता तो महाराष्ट्र और केरल एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में जो कोरोना का संकट आया है, क्या उसका कारण कुंभ है? दरअसल जब दूसरी लहर देश में प्रचंड थी, उसी वक्त कुंभ मेला भी चल रहा था। उस वक्त विपक्ष ने कुंभ मेले को लेकर सवाल उठाए थे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।
महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि 1 जून से राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना के केसेस कम हुए हैं वहां छूट दी जाएगी। अब सवाल यह है कि ये छूट कैसी होगी और कहां-कहां कितनी छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक काबू में आती दिख रही है, पर महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो एकदम से लॉकडाउन हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ऐसी जगहों पर सरकार छूट नहीं देना चाहती। हाँ, जहां केस कम है वहां ही सरकार लॉकडाउन की बंदिशों में राहत देगी। यह शिथिलता किस तरह की होगी, इस बारे में टास्क फोर्स से चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जो भी अंतिम निर्णय है वो लेने वाले हैं। कोरोना के कहर के बाद महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस भी बड़ी आफत बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया कि राज्य में इस बीमारी के 3200 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र को रोजाना ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के 14,000 वायल्स की जरूरत है, मगर मिल रहे हैं केवल 4 से 5,000। महाराष्ट्र के हर शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के रिश्तेदार एम्फोबी इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। वैक्सीन की कमी भी महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फिर दोहराया कि विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का काम केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ये मांग है कि जैसा कि $10 से लेके $18 तक स्पुतनिक के अलग अलग रेट्स हैं और फाइजर और एस्ट्राजेनिका के रेट्स $23, $25 तक है, तो ये सभी जो अलग अलग रेट्स अलग अलग राज्यों के लिए आ रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे को इंपोर्ट किया हुआ वैक्सीन के बारे में एक स्पष्ट पॉलिसी होना जरूरी है। ऐसी मांग हम जरूर करेंगे और हम करते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें जरूर ध्यान देगा। महाराष्ट्र सरकार ने 13 एक्सपर्ट को साथ लेकर तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। अंदेशा है कि तीसरी लहर में बच्चे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। कोरोना की दूसरी लहर भी बच्चों पर बहुत भारी पड़ी है। महाराष्ट्र में आंकड़ों के मुताबिक 2290 बच्चे कोरोना की वजह से अपने माँ या बाप में से एक को खो चुके हैं। इनमें से 107 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। निराशा के इस माहौल में नीति आयोग ने वैक्सीन को लेकर जो प्लान बताया उसे सुनकर आप राहत महसूस करेंगे। आज तक से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में भारत में वैक्सीन की सप्लाई दुरुस्त होगी। जल्द ही 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगने लगेगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि पिछले 7 दिन में औसतन 16.5 लाख वैक्सीन की डोज प्रतिदिन लगी और ऐसे में वैक्सीनेशन के मामले में भारत इतनी लंबी छलांग कैसे लगाएगा, ये सवाल है। वैक्सीनेशन पर जमकर सियासत हो रही है। दिक्कत वैक्सीन की है ना, वैक्सीन होगी तभी तो वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे। दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब टीकाकरण कम से कम सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से बंद हो गया है। वैक्सीन की किल्लत से जब दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर ताला लटकना शुरू हो गया है, तब केंद्र सरकार कुछ ही महीनों में सभी को वैक्सीन देने का ख्वाब दिखा रही है। सवाल है कैसे? हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है। सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, जबकि राज्य कुछ अलग ही बात कहते हैं। भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे।
उपलब्धता यही है कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5 लाख के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। सवाल यह है कि जब राज्य वैक्सीन की सप्लाई को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, तब नीति आयोग की तरफ से प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। आखिर कैसे? जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाए कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते भर से देश भर में औसतन प्रतिदिन 16.5 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। ऐसे में क्या ये कुछ ही हफ्तों में 1 करोड़ तक पहुंच सकती है? क्या वाकई भारत कुछ ही हफ्तों में इस हालत में होगा कि 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से हमलावर है और वो इसकी कमी के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा रहा है। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है, और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे। विपक्ष के ऐसे ही आरोपों पर आज सरकार और बीजेपी दोनों ने पलटवार किया। सरकार की तरफ से वैक्सीन पर एक फैक्ट शीट पेश की गई और साल के आखिर तक बनने वाले रिकॉर्ड का भी ऐलान कर दिया गया। इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते हो, प्रोडक्शन होते हो, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। जिस देश में वैक्सीन की कमी को सरकार में बैठे लोग भी मान रहे हो, वहाँ पर ये चमत्कार कैसे होगा? इस सवाल पर सरकार का पहला जवाब सुन लेते हैं। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए भारत बायोटेक के साथ 3 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी गई है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसी तरह रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में 6 कंपनियां मिलकर बनाएंगी। कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएसयू को भी इजाजत दे दी गई है। तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का यह सफर चंद महीनों के अंदर कोवैक्सीन पूरा कर रही है। लेकिन क्या इतने भर से साल भर के आखिर तक 200 करोड़ डोज के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा? इस सवाल के जवाब नीति आयोग के सदस्य कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी दूसरी खुशखबरी देते हैं और दावा करते हैं कि जल्दी कोरोना की 4 और नई वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और, बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा, जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित। डॉक्टर पॉल ने बताया कि सरकार कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत जाइडस कैडिला, बायोई और जिनेवा की कोरोना वैक्सीन के देश में निर्माण के लिए फंडिंग कर रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन तैयार करने में केंद्र सरकार मदद कर रही है, जो गेम चेंजर साबित हो सकती है।
यानी ये वो फॉर्मूला है जिसके दम पर इस साल के आखिर तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज का उत्पादन होने का दावा हो रहा है, जिसमें फाइजर की वो 5 करोड़ डोज भी शामिल हो सकती है, जिनको लेकर बातचीत हो रही है। कुछ दिन पहले से इंडिकेशन मिली कि उनके पास वैक्सीन उपलब्धता है और वो ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, उसमें इंडेमिनिटी का भी इश्यू है, उसमें ये भी इश्यू है कि वो किस तरह से सप्लाई यहाँ पे करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार ये भी है उनकी अपेक्षा कि जब वो अप्लाई करेंगे तो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस जो है वो जल्दी से मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इस बातचीत में हमारे साथ वो भी सम्मिलित हैं और सरकार के रेगुलेटर, सरकार के मिनिस्ट्रीज भी सम्मिलित हैं। उन्होंने इंडिकेट किया है कि 5 करोड़ डोजेस तक उपलब्धता हो सकती है। भारत में वैक्सीन को लेकर ये सारी जद्दोजहद इसलिए हो रही है क्योंकि जिस रफ्तार से अभी वैक्सीन लग रही है उसमें सभी को वैक्सीन लगने में बरसों लग सकते हैं। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है। ऐसा तब होगा जब देश के 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन अगर हफ्ते भर के 16.5 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से अगर चलें तो इसमें 2.5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के हौसले बुलंद हैं और अगर उनकी माने तो जल्दी भारत में बनने वाली दोनों वैक्सीन की क्षमता भी बढ़ने वाली है और इस तरह सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। प्लीज हैव फेथ कि इन दो कंपनीज में भी दम है। 90 लाख बना रहे थे भारत बायोटेक, दम से वो कहते हैं कि हम बनाएंगे 10 करोड़, 10 गुना स्टेप अप का वो ताकत रखते हैं सितंबर तक। ये उनका वायदा है, पब्लिक में उन्होंने कहा है। 6.5 करोड़ बना रहे थे सीरम, उन्होंने खुद कहा है 11 करोड़ बनाएंगे और 15 करोड़ तक भी पर मंथ बना सकते हैं। अपने तरीके से लगे हुए हैं और भारत सरकार उनके साथ हाथ मिला के जुड़ के लगी हुई है। बायोई का जो नया वैक्सीन है उसकी कैपेसिटी इनॉर्मस कैपेसिटी है, 7 से 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी है। ये सारे एफर्ट जो हो रहे हैं अपने आप नहीं हो रहे, मिलके किए जा रहे हैं। स्लो डाउन हुआ है, 20 लाख पर डे, 25 लाख पर डे हो रहा है। मैंने तो अभी खुद ही कहा है कि हमें तो स्पीड अप करना है कि हम 75 लाख पर डे, 1 करोड़ पर डे भी करेंगे, तभी ये काम पूरा होगा। और देश में ये काम करने का, जैसे मैंने कहा 43 लाख करके दिखाया, तो ताकत है। सप्लाई हैज बीन रिलेटिव कंस्ट्रेंट टिल नाउ, बट पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। जो ही सप्लाई ठीक होती है और वो अपने तरीके से बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो। ये भी तब होगा जब सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज अपने दावों पर खरे उतरेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्ष के ऐसे ही आरोपों का आज ही सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य की जंग रोज तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है, अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो राज्यों को पर्याप्त टीका क्यों नहीं मिल रहा? विदेशी कंपनियों की वैक्सीन लाने में देरी क्यों कर रही है सरकार? लेकिन बीजेपी कह रही है वैक्सीन है, कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली नहीं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। सरकार ने विपक्ष के इल्जाम पर जो जवाब दिया उसमें बताया गया कि सरकार 2020 से ही दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रही है। दुनिया के किसी वैक्सीन निर्माता का प्रस्ताव अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है। केंद्र घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगा हुआ है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का सुझाव कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं छोड़ाया है। राज्यों को पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का अलॉटमेंट हो रहा है और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीरता है और जल्द ही ट्रायल शुरू होंगे। हम जो यहाँ फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं
उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया। राज्य कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। इससे संबंधित आंकड़े राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय उनके दावों को नकार रहा है। उसका दावा है कि भारत ने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज अपने लोगों को लगा दी है और ऐसा करने वाला वो अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है। वैक्सीन से राज्यों पर जुबानी जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन का आंकड़ा भी रखा। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन और सीधी खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक राज्यों को 22 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज मिल चुकी हैं। इसमें खपत और बर्बादी मिलाकर 20 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की डोज खत्म हो चुकी है। यानी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख डोज से अधिक पेंडिंग है। राज्यों को अगले 3 दिनों में 11 लाख डोज और मिल जाएंगे। वैक्सीन बर्बादी को लेकर भी केंद्र के आंकड़े कई राज्यों पर सवाल उठाते हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3 है, लेकिन झारखंड में 37% और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई, जबकि राज्य इससे इनकार कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर ये जंग आरोप से राष्ट्रवाद तक जा पहुंची है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें। उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं। उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। कोरोना महामारी के बीच जब केंद्र और राज्य पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तब रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है, जिसे सिर्फ वैक्सीन की मांग को पूरा करके ही खत्म किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को वैक्सीन कॉकटेल लगा देने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य केंद्र पर 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की लगी, लेकिन उसके बाद दूसरा डोज कोवैक्सीन दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के एक गांव में वैक्सीन कॉकटेल सिर्फ एक चूक नहीं, सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये इंसान की जान से खेलने का अपराध है। ये वो करतूत है जिसने सरकारी मशीनरी के काम करने के तरीके, उसकी सोच को उजागर किया है। इसमें आम लोगों की जिंदगी को सस्ता समझने की सरकारी ठर्रे की हिमाकत नजर आती है। सिद्धार्थनगर के औदही कलां गांव में 20 लोगों को एक डोज कोविशील्ड और एक डोज कोवैक्सीन देने के मामले में जब आज तक ने खबर दिखाई, तब स्थानीय प्रशासन से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आज तक की खबर के बाद करघरे में आई एएनएम को सस्पेंड किया गया है। संबंधित डॉक्टर्स पर भी गाज गिरनी तय है। आप लोग को अवगत है कि ये प्रकरण ऑलमोस्ट 12 दिन पहले एक सब सेंटर पे एएनएम की लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसमें ये गलत डोज लगा दी गई थी। तो उसमें उन एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी डॉक्टर हैं और जो भी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और बाकी लोगों का रेगुलर लेवल पे हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। अभी किसी को कोई समस्या नहीं है और रेगुलर लेवल पे एक डॉक्टर की टीम मॉनिटर करती है जो उनको हमेशा निगरानी में रखे फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, और यही चीज़ अभी निर्णय लिया है। अप्रैल को औदही कलां के स्वास्थ्य केंद्र पर 20 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगा। 14 मई को उन्हें कोवैक्सीन का टीका लग गया। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत सोच से भी परे है, क्योंकि एक एक टीकाकरण की राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग होती है।
प्रशासन का दावा है कि जिन लोगों के वैक्सीनेशन में ये गड़बड़ झाला हुआ, उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनी हुई है। गनीमत है कि अभी किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा है, लेकिन जिनके साथ ये गड़बड़ी की गई, उनमें डर तो बैठा ही हुआ है। जाने अनजाने में लगा या पता नहीं चला? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जानकारी से लगाए कि वैसे भूल से लगी, ये तो वही बता सकते हैं। और ये 1 महीने के अंतराल पर जब आप लोगों को पड़ा, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अलग अलग वैक्सीन लग गई? जब वैक्सीन 14 अप्रैल को लगा, उसके बाद 14 मई को जब लगा, तो मानपुर के एक नंदलाल चौधरी थे। जब वैक्सीन खत्म हो गया तो फोन किए ब्लॉक पर, और वहां से पता चला कि वो वैक्सीन गलत है। वहीं से हम लोग को पता चला। तो जब गांव में अलग अलग वैक्सीन लगी तो क्या हड़कंप मचा था? क्या सब लोग चिंतित हो गए? जी हाँ, चिंतित जरूर हो गया साहब। चिंतित में तो आई गवा रहा था। ये बात सच है कि कोरोना वैक्सीन के कॉकटेल पर दुनिया भर में ट्रायल हो रहा है। वैज्ञानिक परीक्षणों से अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें एक तरह की वैक्सीन के कॉकटेल के खराब नतीजों के मिलने की आशंका नहीं है। लेकिन जिस चीज का पूरी सावधानी के साथ ट्रायल किया जाना चाहिए, ट्रायल के पहले जिम्मेदार अथॉरिटीज की मंजूरी मिलनी चाहिए, वो कुछ लोगों के साथ तुक्के में हो जाए, बिना उनकी इजाजत के हो जाए, बिना इस बात का आकलन किए हो जाए कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होगी तो क्या होगा, तब आप सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ नगर में लापरवाही से वैक्सीन कॉकटेल का ये मामला सरकारों के लिए सबक बनना चाहिए। कसूर सिर्फ एक एएनएम या डॉक्टर का नहीं है, उस पूरी चेन का दोष है जिसकी वजह से अलग अलग वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची और 20 लोगों को लग भी गई। इस गफलत के लिए हर एक दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थ नगर से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने सुना, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कह रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में एक दिन में 1 करोड़ डोज लगने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये संभव है? अगर हम इसे 4 हफ्ते माने तो जून तक 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का दावा दूर की कौड़ी लगता है। भारत में अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की हर महीने 25 से 30 लाख डोज बन रही है। स्पुतनिक की अगर बात की जाए, जो रशियन वैक्सीन है, उसमें 2,20,000 डोजेज उपलब्ध है। 2 किश्तों में ये भारत पहुंच चुकी है। सरकार की योजना है इसका उत्पादन भारत में किया जाए, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा, यानी जून तक हालात बदलेंगे। आंकड़े देखकर ऐसा नहीं लगता। हालांकि अगस्त में उम्मीद है कि तब तक हालात बेहतर हों, क्योंकि तब 1 करोड़ 80 लाख स्पुतनिक वैक्सीन भारत आ जाएंगे। भारत बायोटेक भी हर महीने कोवैक्सीन का उत्पादन 8 करोड़ हर महीने करने लगेगा। सेरम इंस्टीट्यूट ने भी अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने का वादा किया है। अगर फाइजर से भी डील हो जाए तो इसमें 5 करोड़ खुराक का एक बड़ा हिस्सा जुड़ सकता है और इस तरह अगस्त तक वैक्सीन के मामले में हालात बेहतर होने लगेंगे।